नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी प्यारे भैया बहनों। आज मैं आपके लिए एक वह वीडियो लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित है, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार से आप उन बोर्ड परीक्षाओं को अच्छी तरीके से भली प्रकार की तरह से उन बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कर सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अच्छे अंक प्राप्त करके आप अपने जो स्कोरिंग है वो उसको सुधार सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और रोचक होने वाला है और ये केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए नहीं है, बाकी के सभी उन विद्यार्थियों के लिए भी है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने वाले भैया बहनों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से आपको ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश मिल जाएंगे जो आपके लिए हितकारी रहेंगे, आपके लिए लाभदायक और फायदेमंद रहेंगे। तो ये बोर्ड के अंदर किस प्रकार से हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, किस प्रकार से हमें वहां पर जाना है और कैसे एग्जाम देने, और इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हमारे द्वारा जो की जा रही गलतियां हो जाती है जाने अनजाने के अंदर, बट हम कोई गलतियां करना नहीं चाहते, फिर भी कोई जाने अनजाने के अंदर हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो उस गलतियों को किस प्रकार से हम सुधारें और कैसे हम उनको सुधार करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो एक बार मैं आप सभी का फिर से कैसीआईएस की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत हूं, अभिनंदन करता हूं और उसके बाद में हम ये वीडियो शुरू करते हैं। एक बात है कि इस वीडियो के अंदर आपको वह चीज कुछ ना कुछ इसमें नया आपको इनोवेट मिलेगा जो आपके लिए लाभकारी और फायदेमंद होगा। और यह वीडियो आप अपने तक ही सीमित न रखें, इस वीडियो को और आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके स्नेह, आपके प्रियतम हैं, उनको भी ये, या आपके कोई रिश्तेदार संबंधी हो सकते हैं, उनको भी ये वीडियो भेज करके विषयवार न रख करके है ना, सब सारे के सारे अपने विषयों के अंदर किस प्रकार से वो भैया बहन जो बोर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। तो अधिक से अधिक इनको शेयर करें, साझा करें एक दूसरे के साथ में और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए तो फिर बढ़ते हैं हम बोर्ड परीक्षाओं के दिशा निर्देश के अनुसार। हमारी आज की थीम यह है कि हम हिंदी विषय के अंदर अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी विषय के अंदर हम अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को हम किस प्रकार से अच्छे से सीख सकते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा। और बोर्ड के अंदर जो पेपर पैटर्न आता है उसको हम समझेंगे, पेपर पैटर्न कैसे सोल्व करते हैं, किस प्रकार से, तो इसके बारे में हमारी ये जानकारी रहेगी। तो शुरू करते हैं। आइए कि हिंदी विषय के अंदर अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। बोर्ड परीक्षाओं हेतु सामान्य जो हमारा निर्देश है, नंबर 1 है कि परीक्षा हॉल में हम अपने निर्धारित स्थान पर आराम से बैठें और पेपर कैसा होगा इसकी कोई चिंता नहीं करें। यानी परीक्षा कक्ष के अंदर हम जाते हैं, हमारी ये माइंडसेट रहता, दिमाग में रहता कि एग्जाम आ गए, पेपर कैसे होंगे, किस प्रकार से मैं पेपर दे पाऊंगा, कितने मेरे को याद है, क्या है, इसके बारे में बिल्कुल हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। एग्जाम आ गए, एग्जाम हो जाएंगे, इसके बारे में हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत पहले हो चुकी है, आप अपनी तैयारी को बहुत पहले कर चुके हैं और उस तैयारी को एक रिप्रेजेंटेटिव करना है, हमें और ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। और पेपर आपके सामने मिल जाता है तो उस पेपर को सबसे पहले आपको उसको देखना है, आराम से उसमें से प्रश्न ढूंढने, खोजने, ये बाकी हम इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। और चिंता की बात कोई नहीं है कि इसमें पेपर किस प्रकार से होगा, पेपर है, पेपर की तरह ही होगा आपका पेपर। दूसरा पॉइंट ये इसमें अंदर कि प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें और अपने मन ही मन में उस प्रश्न पत्र को बार बार पढ़ें। प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें, एक बार जो प्रश्न पत्र आपके सामने आ गया उसको ध्यान से देखें और उसको मन ही मन उस प्रश्न पत्र को बार बार पढ़ें तथा पेन या पेंसिल से, मार्कर से क्या करें, उन प्रश्नों को चिन्हित कर लें जो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से, भली प्रकार से आपको एकदम 1 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। यानी मैं उस क्वेश्चनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा, ऐसे प्रश्न आपको वहां पर क्या करने, चिन्हित करने और उन प्रश्नों को पहले करना है और उन प्रश्नों को उत्तर बढ़िया तरीके से और शानदार सुंदर तरीके से लिखें और उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बढ़िया सुंदर और शानदार तरीके से लिखें। अगला पॉइंट हमारा ये रहता है
कि संपूर्ण प्रश्न पत्र को हमेशा खंड के अनुसार हल करें। जो हमारा प्रश्न पत्र आता है हिंदी का या फिर किसी भी विषय का, वो आपका इंग्लिश का भी हो सकता है, उसके अंदर भी सेक्शन आते हैं, वो आपके फिजिक्स का भी हो सकता है, वो आपके केमिस्ट्री का भी हो सकता है। यानी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो पेपर आते हैं वो एक खंड में बंटे हुए आते हैं और उन खंडों के हिसाब से हमें पेपर पूरा सोल्व करना चाहिए। तो संपूर्ण प्रश्न पत्र को हमेशा खंड के अनुसार हल करें। जिस खंड की शुरुआत की है आपने, उस खंड को पूरा हल करें। यानी जिस खंड की आपने शुरुआत कर दी, जिस सेक्शन की आपने शुरुआत की है, उस सेक्शन को पहले पूरा कंप्लीट करें। उस सेक्शन को कंप्लीट करोगे तो एक बार आपके माइंड से ये बटन निकल जाएगा कि मेरे और भी क्वेश्चन बहुत सारे इसमें या इस सेक्शन में मेरे क्वेश्चन छूट गए। और आपके द्वारा जहां तक हो सके प्रश्नों के उत्तर लिखते समय कम से कम गलतियां हो ऐसा लिखें। कोशिश हमारी ये रहे कि हमसे कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, है ना, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और ये वीडियो आपकी उस प्रिपरेशन को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए आया है। तो यानी इन गलतियां, यानी जो गलतियां हो गई है उनको कम से कम, या गलतियां करने की कोशिश ही नहीं, कम से कम हो भी जाती है तो थोड़ा ध्यान रखें कि मेरे से कोई गलती नहीं हो, कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट हमारे लिए है कि मातृभाषा हिंदी के अंदर अंग्रेजी भाषा या शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। यानी हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी के पेपर देते हुए समय आपको अंग्रेजी वर्डों का या अंग्रेजी शब्दों का कोई उनमें प्रयोग नहीं करना है, उनमें प्रयोग नहीं लाना आपको। जैसे कि आप लिखते हो कि क्वेश्चन आंसर है नहीं, इस प्रकार के जो बीच बीच में आप अंग्रेजी वर्ड डाल देते हो या आपको ऐसा कोई सुटेबल लगता है आप उसको अंग्रेजी वहां पर लिख देते हो, पेस्ट कर देते हो, तो ऐसा नहीं करें, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। भाषा विषयों के अंदर प्रश्नों को उत्तर देते वक्त शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये बिंदु 1 नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। इसमें क्या है कि भाषा विषयों के अंदर, यानी भाषा विषय आपका हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी के अंदर भी वर्ड लिमिट आती है। तो यानी इन वर्ड लिमिट जिसको कहा गया है या फिर शब्द सीमा हम कहें तो उनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जितना पूछा है, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है, जितनी शब्द सीमा दी गई है, उस शब्द सीमा के अंदर उसी का आंसर है उसमें लिखें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उत्तर में महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें। यह बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रश्न आपने देखा, उसको पहले आपने अंडरलाइन किया, उसको हाईलाइट किया और उस प्रश्न को आपने महत्वपूर्ण प्रश्न को पहले सोल्व किया। तो प्रश्नों के उत्तर लिखते समय उत्तर में महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें ताकि जांचकर्ता को उत्तर पढ़ने में आसानी हो और हमारी अंकों की गणना वहां से शुरू हो जाए। यानी ताकि जो ऐसा करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो रेखांकित करते हो, जो मेन जो उत्तर होता है, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जो मॉरल है, जो उत्तर है, वो यदि आप हाईलाइट करते हो, रेखांकित करते हो, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ये इफेक्ट रहता है कि वो सीधा डायरेक्टली उसी को फोकस करेगा और उसमें से हमारे को क्या कर देगा, वो नंबर देना वहां से शुरू कर देगा। यदि हमारा फोकस सही है, यदि हमारा आंसर सही है और उसका फोकस, टीचर का फोकस या जो भी जांच करता है उनका फोकस हमारे सामने सही रहता है क्योंकि हमने उत्तर दिया और उसको हाईलाइट करके बता दिया है, तो अदरवाइज वो चीजें जो हमारे उत्तर को बनाने के लिए जो लिखी गई थी वो न पढ़ करके वो फोकस के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से और वो उस रेखांकित पद के हिसाब से या चिन्हित किया गया आपका जो पद है उसके हिसाब से वो आपको टीचर होगा वो मार्किंग करना शुरू कर देगा। बिंदुवार प्रश्नों के उत्तर बिंदुओं में दें कि पैराग्राफ या गद्यांश बना करके। मोस्ट इंपोर्टेंट इस बात है, ये हमारी बात है कि जो बिंदुवार क्वेश्चंस होते हैं, जो बिंदुवार प्रश्न है, उनका उत्तर हमें बिंदुवार में देना चाहिए। कभी भी उनका मतलब हम जो उत्तर लिख रहे हैं, हमारी ये बोर्ड परीक्षार्थियों में क्या होता है कि इसे आमतौर पर गलतियां हो जाती है कि पूछा बिंदुवार है और हम उसको क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर बना देते हैं। यदि आपको कोई विशेषताएं पूछा तो एक विशेषता है तो दोनों की तुलना पूछिए तो उसको क्या करना है, हमारे को दो पार्टों में बांट करके एक ही सारणी बना करके उसमें एक इस तरफ और एक उस तरफ, दूसरी तरफ हम दोनों अलग अलग करते हैं और मुख्य बिंदु से करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको पढ़ करके या आपकी जो कार्यशैली होती है, जो काम करने की जो शैली होती है, उसको देख करके क्या बच्चे में टैलेंटेड है, बच्चा पढ़ता है ना, उसके हिसाब से आपकी कॉपी की मार्किंग उसका माइंडसेट वो कर देगी, नहीं ये बच्चा टॉप करने वाला है। तो इस प्रकार से वो आपकी जांच में भी बहुत सहूलियत और अच्छी तरीके से वो आपकी कॉपी चेक करता है। गद्यांश ने बनाए, पैराग्राफ ने बनाए, पैराग्राफ बनाएंगे तो उत्तर में उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो इस प्रकार से वो आपको चेक करने में भी, यदि एग्जामिनर को कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रिय विद्यार्थियों
नंबर कटने के बहुत ही ज्यादा अवसर होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर में मिक्सिंग नहीं करें, जहां तक हो सके विधिवत व स्पष्ट उत्तर लिखें। यानी किसी भी प्रकार के हम उत्तर में क्या होते हैं, अलग अलग मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। पहले का उत्तर है दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया, या किसी दूसरे पार्ट का उत्तर था इसके अंदर मिक्स कर दिया, भाषा का मिश्रण कर दिया हमने। तो ऐसा जो मिक्सिंग हो जाता है तो उसके अंदर उस उत्तर जो मेन उत्तर उसका होना चाहिए उसका मोरल खत्म हो जाता है, उस उत्तर की महत्व कम हो जाता है। और ऐसे में यदि वह अगले वाला एग्जामिनर जो होता है वो उत्तर पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं वो नंबर हमारे वहां पर काटता है। और समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करें तथा शुद्ध भाषा शैली का प्रयोग करें। समय को ध्यान में रखना है, 2 घंटा 45 मिनट का हमारे पास में टाइम रहेगा, है ना। पहले 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, तो 2 घंटा 15 मिनट जो भी आपके पेपर के अंदर जो समय होता है उसको हम, क्योंकि हमने पेपर पहले पढ़ा है, हमें हमारे पास में समय कितना, प्रश्नों की संख्या कितनी है ये भी मैं आपको और बता दूंगा। यदि उस समय को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे तो हमारा पेपर है वो बहुत ही जल्दी, आसानी से और बढ़िया जाएगा, अच्छा जाएगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, पूछे गए उत्तर के अलावा दूसरा उत्तर या मुद्दा शामिल नहीं करें। पूछे गए उत्तर के अलावा दूसरा मुद्दा या उत्तर उसमें शामिल नहीं करें। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि कभी भी हमें फ्लो से या उस मुद्दे से उत्तर से भटके नहीं, फ्लो से टूटे नहीं, उत्तर से भटके नहीं। उत्तर जो क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन हमसे कौन सा उत्तर मांग रहा है, और उस प्रश्न को पढ़ने के दौरान या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में यानी हमें क्या करना है कि उसी का आंसर लिखना है, न कि कोई दूसरा उसमें उत्तर लिखें। अगला पॉइंट है हमारा कि अधिक से अधिक डमी टेस्ट या मॉक टेस्ट दें। अधिक से अधिक यानी आप यदि किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अधिक से अधिक उस सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप तैयारी कर चुके हैं और उसको अधिक बढ़िया बनाना है, उसको रोचक बना रहे हो, अधिक उसको इंटरेस्ट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डमी टेस्ट देने पड़ेंगे। अधिक से अधिक आपको डमी टेस्ट और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। डमी टेस्ट और मॉक टेस्ट से क्या होगा कि हमें हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम एग्जाम हॉल के अंदर, जो एग्जाम मीटिंग हॉल होगा हमारा, उसके अंदर हम कभी भी पिछड़ नहीं पाएंगे। अगला हमारा क्या टॉपिक है इसके अंदर रहेगा, ये रहेगा कि वह लेखन क्षमता के साथ साथ समय का भी अनुमान बनेगा कि मैं पेपर कितने समय में हल कर सकता हूं। यानी लेखन क्षमता के साथ साथ हमारा यह भी अनुमान बनेगा कि मैं पेपर को कितने समय में हल कर सकता हूं, मेरा पेपर कितने समय में हल हो सकता है। जिससे हमारा प्रश्न पत्र छूटने की आशंका बिल्कुल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जिससे हमारी जो प्रश्न पत्र है वो छूटने की आशंका वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने समय के अनुरूप हमने उन प्रश्नों को क्या किया है, हल किया है। समय के अनुरूप हमने उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रारूप फॉर्मेट के उत्तर प्रारूप अथवा फॉर्मेट में ही लिखें। यानी जो प्रारूपीय उत्तर होते हैं 12th के अंदर, 12वीं बोर्ड के अंदर, 12th में और 10th के अंदर, जैसे कि प्रारूपीय उत्तर प्रश्न कौन कौन से हो गए हमारे, विज्ञप्ति हो गए, ज्ञापन हो गए, अधिसूचना हो गए हैं, और पत्र प्रारूप हो गए, अर्धशासकीय या शासकीय पत्र हो गए। ये जितने भी प्रारूप हैं, इन प्रारूपीय प्रश्नों को हमेशा एक बढ़िया प्रारूप के अंदर ही लिखना चाहिए। और उसका जो प्रारूप है, किस तरफ क्या लिखना है, हमारे को कितनी जगह छोड़नी है, कितना गैप रखना है, उससे क्या हो जाएगा, एक प्रारूप बन जाएगा हमारा। और प्रारूप से उत्तर लिखेंगे तो हमारा उत्तर रोचक लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट डालेगा और हमें अच्छे अंक प्राप्त होते रहेंगे। और जो गद्यांश के उत्तर हैं, तो गद्यांश होता है, उस गद्यांश में ही उसको आंसर देना चाहिए। आपको लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा उत्तर है, तो उसमें ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग उसमें पार्ट बनाने चाहिए, गद्यांश बनाने चाहिए, और लाइन चेंज करके या कॉपी की जो हमारी लाइन है वो चेंज करके हमें नए गद्यांश या पैराग्राफ बना करके उस उत्तर को लिखना चाहिए। एक से अधिक कोई पैराग्राफ का आंसर हो तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि हिंदी के प्रश्न पत्र को हल कैसे करें। अब हमने तो अभी तक तो ये जाना था कि कैसे हमें पेपर अटेंड करना, किस प्रकार से और क्या होता है उसके अंदर, ये देखा था हमने। हिंदी के प्रश्न पत्र को हल कैसे करें, तो सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को आप क्या करोगे, पढ़ोगे। प्रश्न पत्र के रीडिंग पार्ट है, इन जो रीडिंग पार्ट हमें किसे कहते हैं, जैसे कि गद्यांश है और पद्यांश है। हमें उनमें से पढ़ करके, खोज करके उनमें से आंसर ढूंढना होता है और फिर आंसर लिखना, अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट करना
होता है। जैसे कि इसमें मैंने दिया है कि पठित व अपठित गद्यांश को हल करना है, यानी हमारे इसमें लिखा गया है कि पठित और अपठित, यानी रीडिंग पार्ट कौन सा हो गया, पठित और अपठित गद्यांश को हल करें। राइटिंग लेखन यानी जो लेखन भाग है हमारा, वो लेखन भाग उसको हल करें। फिर उसका अंदर क्या हो जाएगा कि राइटिंग पार्ट है उसको हमें हल करना चाहिए। जैसे सभी फॉर्मेट आने चाहिए, जैसे कि सभी फॉर्मेट आपको आने चाहिए। पहले बात तो आपको फॉर्मेट आपको याद रखने होंगे, फॉर्मेट आपको सीखने होंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो फॉर्मेट आपको सभी को आने चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया है कि एक पत्र हो सकता है वो आपका फॉर्मेट में, निविदा हो सकती है, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना को एक ही पृष्ठ में हल करें। फॉर्मेट आपका बढ़िया है, मजबूत है, तो आप उस एक फॉर्मेट को उस एक ही पृष्ठ में, हालांकि बच्चों की गलती क्या होती है कि जो क्वेश्चन आया जगह बच गई उस कॉपी के अंदर, है ना, जो कॉपी का पेज है वो थोड़ा आधा खाली रह रहा है, जगह बच गई उसमें, तो वो क्या करता है कि उसी आधे से वहीं से स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है उस उत्तर को, इस प्रश्न के हल करने में लग जाता है। और ऐसे में फिर आधा पत्र एक पार्ट के अंदर रहता है और आधा पत्र दूसरे पार्ट यानी दूसरे पेज के अंदर चला जाता है। तो फिर क्या होता है, एग्जामिनर कहता है मतलब इसको, है ना, प्रारूप बनाना नहीं आता है, एग्जामिनर के दिमाग में आता है कि इसका आंसर सही नहीं है, तो ऐसे में फिर वो क्या करता है, हमारे कहीं ना कहीं हमारे वो नंबर काट लेता है और हम वहां से मेरिट से या हमारे स्थान से पिछड़ जाते हैं। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। एक प्रारूप के अंदर जहां तक हो सके आप उसका उत्तर एक ही पन्ने में देने की कोशिश करें। फ्लो से नहीं टूटे, मुख्य बात क्या हमारी, फ्लो से नहीं टूटना चाहिए। फ्लो से टूट गए मतलब मुद्दे से भटक गए, उत्तर देने का तरीका हमारा टूट चुका है, अलग हो चुका है और हम उस मुद्दे से भटक गए, तो ऐसा कभी नहीं करें। पहले अपने मस्तिष्क में ऑर्डर अरेंज करें, यानी जिस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना, प्रश्न पढ़ लिया आपने, उस प्रश्न का आप क्या करोगे, फिर अपने मस्तिष्क के अंदर क्या करोगे, ऑर्डर अरेंज करोगे, यानी इसका उत्तर मैं पहले किस प्रकार से दूंगा, इसका ऑर्डर अरेंज करें, यानी मैनेज करें अपने आप में कि आंसर इसका शुरू कहां से करना है और इसकी समाप्ति कैसे और कहां पर होगी, और ऑर्डर अरेंज करें। ऑर्डर अरेंज करके राइटिंग पार्ट को पूरा हल करें, यानी आपका ऑर्डर अरेंज हो गया कि मेरे को यहां से यहां तक चलना है और इतनी मेरे को दूरी तय करनी है, ये हमारा ऑर्डर अरेंज हो गया। हमें पता चल गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, जैसे कि 50 शब्दों में, 60 शब्दों में, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिर उसका हल करना हल हमारे को शुरू करना और स्टार्ट करना है। विवादित बयान नहीं लिखें। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात अगली वाली हमारी क्या है कि विवादित बयान नहीं लिखें। सबसे बढ़िया है कि कभी हमारे से क्या होता है कि हम कोई न कोई मुद्दे से जब फ्लो से टूट जाते हैं, तो कभी हम, क्योंकि भाषा विषय से हम क्या करते हैं, विवादित बयान लिख देते हैं, हाँ, विवादित जो भी बयान है उसको हम लिख देते हैं या उससे जोड़ करके लिख देते हैं। वर्तमान के अंदर जो पॉलिटिक्स से कोई ऐसा याद आया हमारे को, हमने वो बयान लिख दिया या उसका उदाहरण दे दिया हमने वर्तमान के अंदर, तो ऐसे में क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत इफेक्ट, ये हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो कभी भी हमें विवादित बयान नहीं लिखना चाहिए, जिससे वो ये इफेक्ट डालेगा कि यार ये बंदा उस काट से वैसे काम कर रहा है ना, इस बार ये काम करेगा, मतलब तो इससे हमारे क्या होता है कि यार इसकी ये एक वर्गवार बंटा हुआ है लड़का, या फिर ये किसी एक वर्ग से जुड़ा हुआ तो अपने वर्ग की बखान कर रहा है, तो इस प्रकार से क्या कि वो उस टीचर का माइंडसेट चेंज कर देता है, बदल देता है, तो वो नंबर कहीं ना कहीं हमारे वो नंबर काटने की कोशिश करता है। तो ध्यान रहे, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी विवादित बयान वो नहीं लिखना है। नेक्स्ट आगे क्या है कि उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल काट छांट नहीं करें, यानी जो उत्तर पुस्तिका हमारी उसके अंदर बिल्कुल भी काटा छांटी का काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। यदि उत्तर आपका गलत हो गया, गलत कैसे होगा, क्योंकि पहले आपने उस उत्तर का अपने दिमाग के अंदर ऑर्डर अरेंज नहीं किया। यदि आप ऑर्डर अरेंज करते तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होता। तो उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल काट छांट नहीं करें, यानी गलत हो गए हैं, अब उसको क्या करें, काफी विद्यार्थियों को मैंने कॉपी के अंदर देखा है और ऐसा होता है कि बच्चा उसके अंदर जो भी गलत आता है उसको पेन से या पेंसिल से क्या करता है, उसको रग कर देता है, उसको पूरा का पूरा उसको क्या करता है, काट देता है, बार बार उसके ऊपर पेन चलाता है, जिससे कॉपी फटने और जो नीचे आंसर किया गया है उसको भी डैमेज होने की, यानी उसको भी खराब करने की वो संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो ऐसे में हमें कभी भी जो आंसर गलत हो गया उसको बार बार उससे काटना नहीं, एक बार कॉलम बना दीजिए आप, जो गलत हुआ जितना आपका आंसर गलत हुआ, जो आपका आंसर गलत हुआ उस उत्तर को, उस आंसर को आप क्या करोगे, एक कॉलम बना दोगे और कॉलम बना करके आप उसके ऊपर हल्का सा क्या कर दोगे, क्रॉस का चिन्ह कर दोगे।
आपकी कॉपी जितनी साफ सुथरी रहेगी, राइटिंग आपकी अच्छी रहेगी, उससे क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर वो अट्रैक्टिव हो जाएगा आपकी कॉपी की ओर, और वो उसमें स्कोरिंग है वो फिर लूज हाथ से उसकी होती रहेगी कि नहीं यार बच्चे में दम है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। व्याकरण बोध के प्रश्न करें। अब उसके बाद में यानी हमने रीडिंग पार्ट कर दिया, अब हमें हमारे को व्याकरण बोध के क्वेश्चन करने। व्याकरण बोध के क्वेश्चन यानी जो व्याकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो हमारे को वो क्वेश्चन करने, व्याकरण बोध के क्वेश्चन करने। जैसे कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या 12th का पेपर है तो 12th का पेपर भाषा, व्याकरण, लिपि, अलंकार, इनसे जुड़ा हुआ जो भी कोई क्वेश्चन है वो करें। 10th के अंदर समास आ जाता है, क्रिया आ जाती है, इससे जुड़ा हुआ जो भी है वो करें। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करें, ये हमारा साहित्य भाग कहलाता है। यानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक है, रीडिंग पार्ट करने के बाद में व्याकरण के बहुत प्रश्न कर लिए, उसके करने के बाद में हमारे को क्या करना है कि पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है यानी इतने 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने, जितने महीने आपने पढ़ाई की, जो आपके लेसन था, जो आपके सिलेबस के अंदर जो प्रश्न थे, जो साहित्य भाग से जुड़े हुए, जो पाठों से जुड़े हुए, उन पाठों के प्रश्नों को आपको यहां पर हल करना है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर हमेशा अपनी भाषा में बना करके लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट है। तो आंसर होता है हमारे भाषा विषयों के अंदर क्या होता है कि जितना आंसर होता है रटी रटाई परिभाषा में नहीं देना चाहिए। कुछ उसके आंसर को लिखते समय, उत्तर को लिखते समय हमें अपना माइंड का भी प्रयोग करना चाहिए। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई मैंने ऐसी कॉपियां देखी जिसके अंदर रटी रटाई भाषा के अंदर पूरा का पूरा जो संजीव से पढ़ रहा है या फिर रिप्रेसर से किसी से पढ़ रहा है या अलग किसी टीचर ने उसको आंसर लिखवाया होगा तो वो उसकी कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ रहता है। बढ़िया है, आपकी आईक्यू बहुत तेज है, होना भी चाहिए। कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत ही जरूरी आईक्यू का तेज होना, मार्क क्षमता हमारी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। परंतु ऐसे में बोर्ड कक्षाओं के लिए क्या होता है कि ये जो चीजें होती है, अपने आंसर, अपने जो क्वेश्चन पढ़ा हमने उसको, अपने आंसर को अपनी भाषा के अंदर या अपने शब्दों में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी भाषा राजस्थानी है, मारवाड़ी है तो मैं मारवाड़ी में लिखूं, नहीं। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये कि अपने शब्दों में हिंदी का शब्द आप अपने यूज कर सकते हो। यदि इंग्लिश लिख रहे हो तो उसके लिए आप अपनी वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हो। संस्कृत लिख रहे हो तो संस्कृत का जो शब्द है उसको आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो, उसके बाद में वो लिखें। काव्य पंक्तियों को समझ करके उत्तर लिखें और बार बार पढ़ें। हालांकि गलतियां कहां होती हैं कि एक तो गद्यांश के अंदर, क्योंकि उससे पहले तो साहित्य का पार्ट होता है तो बच्चा वो रट्टा मार लेता, रट लेता आंसरों को। परंतु जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं उनमें बच्चा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, भैया या विद्यार्थी जो भी, वो क्या अपने आप में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मैं ना, ताकि अब मैं इसका उत्तर कैसे लिखूं और कहां से लिखूं। काव्यांश शब्दों के अर्थ को पढ़कर जाएं। सभी लेखकों के नाम और कवि, यानी जो काव्यांश शब्दों के अर्थ हैं उनको पढ़ करके जाएं। यदि आपको जो काव्यांश है वो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कवि है, किससे लिया गया है, तो एक बार उसको वापस रिवाइंड करके पढ़ें। ऐसे में 1-2 बार पढ़ोगे, पर समय का ध्यान रखना है हमें। 1-2 बार पढ़ो, ये नहीं कि उसको 10 बार पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा करोगे तो प्रश्न छूट जाएंगे। हमें 1-2 बार उसको पढ़ना और ऐसी चीज रखनी है कि कहीं ना कहीं हमने ये कविता सुनी है, उस कवि की हो सकती है, कहीं ना कहीं मैंने ये कविता पढ़ी है, ये इसका कवि वो हो सकता है। सभी लेखकों के नाम और कवि कवियत्रियों के नाम तथा जन्म, मृत्यु, पुरस्कार तथा साहित्य परिचय याद करें और उनको बिंदुवार उत्तर दें। जो होता है, एक तो होता है कि जो साहित्य परिचय होता है या जो लेखन परिचय होता है, बच्चा क्या करता है उसको पूरा पैराग्राफ वाइज देता है। तो जैसा कि आपने किताब के अंदर छपा हुआ देखा, तो किताब के अंदर जो छपा हुआ होता है उससे पहले लिखा हुआ होता है कि भाई जैसे कि किसी एक का आ गया हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म और मृत्यु, माधवी वर्मा, तो माधवी वर्मा का जन्म और मृत्यु, बाल गोविंद भगत का लिया गया है, या फिर कैमरे में बंद किए अपाई जैनी जो हमारा ये लेसन है इससे लिया गया रघुवीर साहब। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि पहले जन्म और मृत्यु, उसके बाद में उसका पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दो, है ना, उसका खुद का अपना परिचय दो, नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं, और उनके बाद में उनकी जो कृतियां वगैरह है वो लिखी जाती है। माता पिता का नाम यदि उसमें दिया गया, आपने पढ़ा है तो वो लिखो, उनकी उपलब्धियां क्या हो जाती है वो लिखो। उसके बाद में उनका साहित्य परिचय, कौन कौन सी इन्होंने कृतियां रची है, कौन कौन से इन्होंने उपन्यास रचे हैं, कौन कौन से इन्होंने मतलब जो बड़े जो भी हमारे उपन्यास वगैरह है, या फिर हम कह सकते हैं कि डायरी वगैरह है, ये जो लिखे, इन प्रश्नों को हमारे को आराम से ऐसे विषयवार और बिंदुवार बना करके उत्तर देना चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों में सब प्रसंग व तदोपरांत विस्तृत व्याख्या तथा विशेष लिखें।
यानी जो हमारे व्याख्यात्मक प्रश्न आते हैं, उन व्याख्यात्मक प्रश्न यानी सप्रसंग व्याख्या से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, उनमें से क्या होता है कि सप्रसंग व तदुपरांत विस्तृत व्याख्या यानी सप्रसंग लिखना जरूरी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्रसंग लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर क्या होगा, एक बहुत ही मतलब एग्जामिनर है वो आपके क्राइटेरिया में बन जाएगा कि यार बच्चा है ना, उसका फ्लो नहीं टूटेगा, नंबरों का फ्लो नहीं टूटेगा, उसकी जो मार्किंग है वो रेगुलर बनी रहेगी। व्याख्यात्मक प्रश्नों में सप्रसंग यानी जिसके साथ में कौन सी बुक से लिया गया है, 10th का है तो 10th की कौन सी बुक है, आरो है, वितान है, 12th का आरो, 12th का तो 12th का आरो या वितान है, 10th का है तो क्षितिज हो गई, कृतिका हो गई, है ना। 10th के अंदर 2 पुस्तक है हमारी, क्षितिज और कृतिका, तो हमें उसमें व्याख्यात्मक लिखना पड़ेगा भाई ये उस क्षितिज पुस्तक से लिया गया है, और पाठ नंबर जैसे कि 8 है या 9 है, इसका लेखक ऋतुराज बसंत है, और ये पाठ हमारा ये सीख देता है, या इस पाठ में हमारे को भाई जो लड़कियों को वो इस प्रकार की सीख दी गई है। 12th का हो गया, 12th के अंदर हमारे क्या होता है कि जैसे कि भाई 12th का आरो या वितान है तो आरो ले ली या फिर वितान ले ली, और वितान लेने के बाद में जैसे उसके जो हमारे रेगुलर जो उनकी जन्म मृत्यु वो चीज देख करके हमें उसके अंदर लिखना चाहिए। तो व्याख्यात्मक प्रश्नों में सप्रसंग व तदुपरांत विस्तृत व्याख्या तथा विशेष लिखें, विशेष लिखना नहीं भूलें। विशेष के अंदर क्या लिखोगे आप, विशेष के अंदर अलंकार हो सकते हैं, है ना, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या पूछिए तो अलंकार हो जाएंगे, उसके अंदर काव्य गुण क्या काव्य दोष हो सकता है, कोई विशेष बात होती है तो उसके अंदर विशेष बात का इसके बारे में ये समझाया गया है ना, ये हमारे को सीखने को मिलता है। उससे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो निबंध में हमेशा अगला हमारा जो होता है कि निबंध, यानी निबंध में हमेशा बिंदु बना करके लिखें, जैसे कि प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक। अब जो निबंध आता है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि निबंध, यानी आप उस निबंध को किस प्रकार से लिखोगे। तो निबंध लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे को निबंध में बिंदु बनाने होंगे। बिंदु हम पॉइंट जिसको कहते हैं वो पॉइंट आपको बनाने होंगे। जैसे इसमें कि प्रस्तावना, हम प्रस्तावना से कोई भी जो निबंध होता है, राइटिंग पार्ट का भी हिस्सा है एक, है ना, तो निबंध होता है, तो निबंध के अंदर हम सबसे पहले हमारे क्या बनाना होगा, प्रस्तावना बनानी होगी। कोई भी निबंध दिया, आपका जो टॉपिक रहेगा 4 से 6 आपको उसके अंदर पॉइंट दिए होंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर, और पॉइंटों को फॉलो करते हुए आपको वो निबंध लिखना, उन पॉइंटों को छोड़ना नहीं। प्रस्तावना हो सकती है उसके अंदर, प्रस्तावना लेकर के उसने उपसार से फिर विषय आधारित निबंध में आप क्या करोगे, पॉइंट बनाओगे, यानी जो विषय आधारित निबंध हो जाएंगे उसके अंदर आपको वो पॉइंट बनाना है। जैसे कि लेटेस्ट के अंदर अभी चल रहा है कोरोना, है ना, कोरोना हमारा है, तो कोरोना 21वीं सदी की महामारी कोरोना, तो ये एक हमारा क्या हो गया, हमारे को एक बिंदु मिल गया कि इसके ऊपर हमारे को क्या करना है, एक लेख लिखना है या निबंध लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद में कोरोना 21वीं सदी में, यानी भारत में कोरोना का आगमन हो गया, हमारा पॉइंट हो गया, कोरोना से ना होने वाला, कोरोना ने हम आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कितना उसको नुकसान किया है, या कितने लोग उनमें मतलब जो है ना डैमेज हुए, कौन कौन कितने लोग उनसे उनके संपर्क में आए हैं, है ना, इसके बारे में हमें अलग अलग पॉइंट बना करके उसको क्या करना है, लिखना होगा। कोई भी हो सकता है, पर्यावरण का जुड़ा हुआ हो सकता है ना, या इंटरनेट प्रणाली का हो सकता है, या फिर ऑनलाइन शिक्षा का, है ना, दुष्परिणाम या फिर फायदे, ये भी हो सकते हैं। तो कोई कन्या, है ना, भ्रूण हत्या आपका ये हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण आपका हो सकता है। लेख अधिकतर वही आते हैं, लेख या पत्र के अंदर अधिकतर उन्हीं प्रश्नों का जिक्र किया जाता है, या वही आते हैं, हम कह सकते हैं कि जो करंट के अंदर कोई मुद्दा यदि रेगुलर चल रहा है, तो अधिकतर जो निबंध है वो करंट में, यानी कोई भी मुद्दा रहा हो, किसान आंदोलन हो सकता है, किसान आंदोलन आप सब जानते ही हैं, किसान आंदोलन आपने खबरों के अंदर पढ़ा होगा, देखा होगा, किसान आंदोलन हमारा हो सकता है, कोरोना हो सकता है हमारा, ऑनलाइन शिक्षा बहुत ज्यादा तेज गति से ग्रो कर रही है ना, तो उसका ग्रो करने का ऑनलाइन शिक्षा से, ऑनलाइन शिक्षा के परिणाम हो सकते हैं, है ना, ऑनलाइन शिक्षा से फायदा या नुकसान ये भी हो सकता है। इंटरनेट प्रणाली हो सकती है, इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ऐसे हमारे को बहुत सारे जो ऐसे मिलेंगे आपको, महिला, है ना, नारी सशक्तिकरण का महिलाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, कन्या भ्रूण हत्या हो सकता है, बाल विवाह हो सकता है, इस प्रकार से जुड़ा हुए बहुत सारे ऐसे जो निबंध हैं वो आपके करंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें आप ग्रो कर पाओगे। निबंध में लोकोक्ति, मुहावरे या रुचिकर योग्य कथनों का प्रयोग करें, यानी जो हमारा निबंध है उस निबंध के अंदर क्या करना, हमारे को लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग करना है। अधिकतर निबंध को जितना ज्यादा आप अधिक रोचक बनाओगे, उतने निबंध में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब देखो कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र है 2021-22 में कितने प्रश्न और उनमें लगने वाला समय हम ये जानेंगे। प्रश्न नंबर और उनमें लगने वाला समय, तो देखो इसमें कितने प्रश्न आएंगे आपके और कितना उसमें समय हमारे को लेना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 16 प्रश्न आएंगे, 12 से 18 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और प्लस में प्रत्येक प्रश्न है वो एक नंबर का होगा, 23 मिनट का ये क्वेश्चन होगा। अति लघुरात्मक 12 क्वेश्चन होंगे, 29 मिनट के होंगे। लघुरात्मक 13 क्वेश्चनों की संख्या है 26 यानी 44 मिनट होंगे, 26 पर इसका वेटेज रहेगा। दीर्घ उत्तरात्मक 4 29 मिनट के क्वेश्चन आएंगे। लघुरात्मक प्रश्न आपके 3 40 मिनट आपको उसमें समय लेना है। और योग आपके टोटल यानी प्रकारों की दृष्टि से देखें तो 50 प्रश्न हो जाएंगे, परंतु आपके पेपर में प्रश्नों की संख्या योग रहेगी 23। यह आपको 165 मिनट टोटल आपका पेपर टाइम रहेगा, यह कक्षा 10 के लिए होगा। और वैसा का वैसा हमारे प्रश्न पत्र के ये जो 12th है, 12th के अंदर यानी ज्ञान से 15 और अवबोध से 27, अभिव्यक्ति ज्ञान और 26, मौलिकता से 12। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर हम देखते हैं तो रिक्त स्थान यानी 12, 6, 18 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। उसके बाद में अति लघुरात्मक 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। लघुरात्मक आपके 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको 41 मिनट का समय लेना होगा। और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसके अंदर 4 हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको 25 मिनट का समय लेना। और निबंधात्मक के अंदर आपके 49 मिनट इतना आपका उसमें समय लगना चाहिए। आपके टोटल बोर्ड क्लास के लिए जो 12th बोर्ड है उसके लिए आपके 46 आपके ऑल ओवर टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका 80 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र हो जाएगा और टाइम 165 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट अपठित बोध का ये 12 प्रश्न है, इसके अंदर यानी निबंध है आपके 5, अपठित बोध है वो 12 अंक का आएगा, निबंध आपके 5 अंक का आएगा, पत्र आपके 4 अंक का आएगा, व्यवहारिक व्याकरण आपके 8 अंकों की पूछी जाएगी, अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके 7 अंकों का, आरोप बुक आपकी रहेगी 32 नंबर की और वितान आपका रहेगा 12 नंबर की बुक। तो टोटल ऑल ओवर कितने हो गए हमारे क्वेश्चन और नंबर कितने हो गए, तो 80 नंबर हमारे ये हो गए थे। अब बोर्ड परीक्षार्थियों के जीवन में ये जो हमारे जो निराकरण है यानी हम इन गलतियों को किस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक नजर उनके ऊपर ही डाल लेते हैं। वर्णों को व्यवस्थित, अक्षरों को मोड़ और बनावट को सुधारें, अधिक से अधिक लिख करके याद करने का प्रयास करें, पेपर हल की समस्या या पेपर हमेशा नंबर व खंड के अनुसार हल करें। त्रुटियां इसके लिए हमें अपने हिंदी वर्णमाला का ज्ञान हो और उच्चारण स्पष्ट करें फिर लिखें। फॉर्मेट की समस्या हमने पढ़ी, तो फॉर्मेट प्रारूप हमेशा रफ कार्य करें, उसमें पहले ट्राई करें, हम घर पर प्रयास करें। शॉर्ट उत्तर न लिखें, जितना उत्तर पूछा उतना उत्तर लिखें, किसी का छोटा है तो छोटा ही दें, बड़ा है तो बड़ा लिखें और शब्द सीमा का पालन करें। बिंदुवार प्रश्न का उत्तर बिंदुवार प्रश्नों को हल उसी अनुरूप दें और उत्तर को हमेशा अपने शब्दों में लिखें। साफ सुथरा कार्य यानी कार्य करते समय साफ सुथरा कार्य करें, किसी प्रकार की कोई उत्तर पुस्तिका में काट छांट नहीं करें। अपना उत्तर गलत होने पर हल्का सा उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दें और उसे खराब नहीं करें, हमने ये भी पढ़ा है। इस प्रकार हम अपनी गलतियों को सुधार कर और अच्छे अंक, अधिक से अधिक हम अच्छे अंकों को अर्जित कर सकते हैं और अपना एक बोर्ड के अंदर अपना एक स्थान निर्धारित कर सकते हैं, 90 अबव क्रॉस कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उम्मीद है मेरी कि ये वीडियो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही शानदार और बढ़िया प्रदर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर पाओगे। इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके आप अपने जीवन में कुछ नया आप महसूस करोगे। आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी ऊंची अचीव प्राप्त करने की आपके ये वीडियो सहायक रहेगा। तो एक बार लाइक और शेयर करना, फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।